कोई मर जाता है तो उसके आसपास कोई बहुत नियर एंड डियर बहुत दहाड़े मार मार के रो रहा है, बहुत किसी चीज का कोई लॉस हुआ है, किसी की डेथ हुई है, वो वाले रोने पे वो रोना शुरू हो जाती है। और वो कमरे में 6-8 फुट दूर जाके स्लाइड करके दरवाजे में बजी। ये तो डेड पर्सन से मैं बात कर रही हूँ और वो बोल रहे हैं बुआ बूजी आप बाहर जाइए, मैं कपड़े पहन लूं। तो उनकी बुआ ने कहा बेटा और कुछ नहीं, मैं तुझे लेने आई हूँ, अब तेरा वक्त भी हो गया है तो मैं तेरे को लेने आई हूँ, अब तू चल मेरे साथ। कहीं ना कहीं कुछ छेड़खानी की है स्पिरिट्स के साथ, उनके ऊपर किसी चीज का साया था। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोवर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूंगा अपनी आवाज में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। इसी तरीके से आपको फेसबुक को प्यार देना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, आप डायरेक्टली जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लाते हैं, ये आप में से ही कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी जिंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे जिंदगी भर वो उतार ना पाए। आगे बढ़ने से पहले जनता से जो मेरा सवाल होता है, दोस्तों आपने आयुजा बोर्ड, जिसे वीजी बोर्ड भी बोलते हैं, इस बोर्ड के बारे में कितना सुना है? हमारे इंडिया में इस बोर्ड पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जाता। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है वो वीजी बोर्ड पर आधारित है। कैसे कुछ लड़कियों ने अपने हॉस्टल में वीजी बोर्ड को यूज करा और उनकी जिंदगी नर्क बन गई। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है ये हमें काजल ने भेजा है। काजल, जिनके साथ 1997 में ये हादसा हुआ था। काजल ने अपने बारे में बताया कि अक्षय भाई, जब मैंने अपनी 12th क्लियर की थी, मैंने मेडिकल लिया हुआ था और मेरा एम था कि मुझे डेंटिस्ट बनना है। काजल चंडीगढ़ से बिलोंग करती थी और हिमाचल गई थी अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। फर्स्ट ईयर में इन्होंने अपना दाखिला हिमाचल की एक यूनिवर्सिटी में करवाया। हिमाचल की यूनिवर्सिटी जो कि सुंदरनगर में हुआ करती थी। आज उसका स्टेटस क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे सामने जो काजल ने चीज़ें रखी, अब मैं आपको 1997 के हिसाब से बताऊंगा और वो सारे रियल प्रूफ दूंगा जो उन्होंने हमारी वीडियो में मेंशन करने को कहा है। काजल ने बताया कि अक्षय भाई, वो जो यूनिवर्सिटी थी वो नई नई बनी थी 1997 में, और बॉयज़ हॉस्टल तो छोड़ो, वहाँ पर गर्ल्स हॉस्टल भी नहीं था। लेकिन यूनिवर्सिटी वालों ने क्या किया हुआ था, यूनिवर्सिटी के सामने जो होटल्स था उसमें 10 रूम ले रखे थे जो लड़कियों के लिए वहाँ पर बुक किए गए थे। काजल ने बताया कि हम जितनी भी लड़कियाँ हुआ करती थी उस होटल के रूम्स में डबल शेयरिंग में रहा करती थी। जब भी हमें यूनिवर्सिटी जाना होता था तो हमें बस पकड़नी होती थी। रास्ता 20 मिनट दूर था तो हमें यूनिवर्सिटी बस में ही जाना पड़ता था। काजल ने बताया कि अक्षय भाई, मैं एक नॉन बिलीवर हूँ। मेरी फैमिली में भगवान को माना जाता है लेकिन ऐसे रिलीजन को नहीं माना जाता जिस तरीके से हमारी जनता रिलीजन में बटी हुई है, ऐसा काजल का कहना है। काजल ने बताया एक रात की बात है, जब 10:30-11 बजे की बात है, सारे डिनर करके काजल के रूम में बैठे हुए थे। 4-5 लड़कियाँ बैठी हुई थी और इनकी हॉरर कहानियाँ शुरू हो गई। काजल ने बताया कि जो मेरी फ्रेंड्स थी उनमें से कुछ थी जो पंजाब से थी, कुछ थी जो दिल्ली से थी, कुछ मुंबई से थी। एक एक करके सब ने अपनी हॉरर स्टोरी बतानी शुरू की और वहाँ पर एक डर का माहौल सा बन गया। उसके बाद काजल की एक दोस्त थी जिसका नाम था भावना। भावना ने ये सजेशन दिया कि क्यों ना हम वीजी बोर्ड ट्राई करते हैं। इन लड़कियों ने क्या करा, अपना रूम लॉक कर लिया। इनकी उम्र 19 से 20-21 साल ही रही होगी। इन्होंने कागज़ के ऊपर एक वीजी बोर्ड ड्रॉ किया, लेकिन वो ढंग से नहीं बना था। इन्होंने उस पहले वाले बोर्ड को जो कागज़ पर बनाया गया था उसे यूज़ करने की कोशिश की। 5 से 6 मिनट इनके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद ये लड़कियाँ डिसाइड करती है कि यार ये ढंग से नहीं बना, एक काम करते हैं नया बोर्ड बनाते हैं, उसके बाद ट्राई करेंगे। तो काजल ने बताया कि उस टाइम सितंबर-अक्टूबर का महीना था, हिमाचल में ठंड हो रखी थी, हम सारे फ्लोर पर बैठे हुए थे। तो भावना ने शॉर्ट्स पहने हुए थे और भावना बहुत ज़्यादा काँप रही थी। भावना ने बोला कि अगर इस वाले बोर्ड को, मतलब इस कागज़ को, पहले वाले जो वीजी बोर्ड बना था, अगर इसे तुम यूज़ नहीं कर रहे तो मुझे दे दो, मैं नीचे इसे अपने रख के बैठ जाऊँगी और फिर दूसरे बोर्ड पे हम पूरी जो है प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। काजल ने बताया कि वो जो पहला बोर्ड बनाया था, वो कागज़ का जो बोर्ड था, वो हमने भावना को दे दिया। भावना ने उसकी तह बनाई और अपने नीचे रख के वो बैठ गई। काजल ने बताया कि अक्षय, हमने बहुत देर तक ट्राई करा, 5-6 मिनट हम लगे रहे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन फिर अचानक से हमने सोचा कि यार भगवान की मूर्तियाँ लगी हुई है, इतनी सारी फोटोज़ हैं, इन्हें हटा देते हैं और एक डर का माहौल बनाते हैं। तो काजल ने बताया कि वहाँ पर उस कमरे में जितनी भी भगवान की तस्वीरें थी वो सारी हमने अलमीरा में रख दी और अलमीरा को लॉक कर दिया। चाबियाँ जो थी वो अलमीरा में ही टंगी हुई थी, लेकिन सारी लड़कियाँ अब आके बैठ गई, मोमबत्ती जला ली, कमरे में पूरा डार्क कर दिया। और अब हम जो है उस वीजी बोर्ड से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे। हम कोशिश कर रहे थे कि कोई रिस्पॉन्स हमें आए,
काजल ने बताया कि अक्षय मैं तो इन सब चीज़ों पर बिलीव बिल्कुल भी नहीं करती थी और मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर यहाँ कुछ होने भी वाला है तो यही लड़कियाँ सारी की सारी कुछ करेंगी। 5-6 मिनट बाद जब इन्होंने क्वेश्चन पूछने स्टार्ट करे, अचानक से वो जो कॉइन था वो वहाँ पर हिलने लगता है। काजल ने बताया कि मैं सबके एक्सप्रेशन देख रही थी कि ये कॉइन कौन हिला रहा है, लेकिन काजल ने बताया कि अक्षय जैसे जैसे मैं देख रही थी मुझे ऐसा लग रहा था कि सबके नेचुरल रिएक्शन थे, सब बहुत डरे हुए थे। इन्होंने एक एक करके सवाल पूछने स्टार्ट करे, जवाब बहुत धीरे मिल रहे थे क्योंकि कॉइन एक एक अल्फाबेट के ऊपर जा रहा था। तो वहाँ पर एक लड़की बैठी थी, उसने पूछा कि मेरी शादी कब होगी। कॉइन से जवाब आता है वीजी बोर्ड पे कि नेक्स्ट ईयर आपकी शादी होगी, मतलब जब आप सेकेंड ईयर में हो जाओगे। इस चीज़ को सुनने के बाद जितनी भी लड़कियां थी वो हंसने लगी। धीरे धीरे क्वेश्चंस और गहरे होते गए। इन्होंने पूछा इस कमरे में इतनी सारी लड़कियां बैठी है, आपको सबसे अच्छी लड़की कौन लग रही है। तो वो कॉइन जो है वो स्पेल करता है भावना। भावना वो लड़की जो उस पहले वाले चार्ट के ऊपर बैठी हुई थी। भावना ये देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी और दूसरी लड़कियां भावना से मजे लेने लग गई। इसके बाद काजल को लगा कि क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम। काजल वहाँ पर उंगली उठाने वाली थी तो सारी लड़कियों ने बोला गुड बाय, बोले बिना उंगली मत उठाना। काजल ने अपनी तरफ से गुड बाय बोला, लेकिन वो जो कॉइन था वो घूमकर नो पे चला जाता था। काजल ने बताया कि अक्षय हमने बहुत ट्राई करा, हम जैसे ही बोलते कि चलो गुड बाय अब इस खेल को हम यहीं ख़त्म करते हैं, वो कॉइन उठ के नो पे चला जाता, सबकी फिंगर ऐसे मूव हो जाती। इसके बाद काजल ने बताया कि मेरे दिमाग में एक चीज़ चली कि अभी तो हम जो भी पूछ रहे हैं फ्यूचर के बारे में पूछ रहे हैं और हमें जवाब भी उसी तरीके के मिल रहे हैं। काजल ने अपने दिमाग में ये सोचा कि यार मैं क्यों ही इन चीज़ों पर बिलीव कर रही हूँ और एक काम करती हूँ, इन सबको मैं गलत प्रूव कर देती हूँ। काजल ने वहाँ पर एक चीज़ अनाउंस की कि अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी अपने मन में और जवाब देखते हैं, सही मिलेगा तो हम इस चीज़ पर बिलीव करेंगे कि यहाँ पर कोई है, अदरवाइज हम बिलीव नहीं करेंगे। काजल ने अपने मन में अपने पापा की नई कंपनी के बारे में पूछा जहाँ पर वो जॉब शिफ्ट करने वाले थे। वो कॉइन पूरी कंपनी का नाम स्पेल कर देता है। काजल वहाँ पर बहुत ज़्यादा डर गई थी। काजल ने बताया कि अक्षय मैं ये चीज़ समझ गई थी, इस कमरे में जो भी चीज़ है वो नॉर्मल तो नहीं है। जब ये धीरे धीरे आपस में बात कर रहे थे, इन्होंने ये चीज़ पूछना स्टार्ट किया कि आप कौन हो। तो वहाँ पर जवाब आया कि मैं एक 55 साल का इंसान हूँ जिसकी कुछ टाइम पहले ही मृत्यु हुई है। मेरा पूरा परिवार मुझे देखने के लिए तड़प रहा है और मेरे ऊपर बहुत सारे लोन हो गए थे जिस वजह से मैंने अपने आत्महत्या की थी। काजल ने बताया कि अक्षय भाई जब हम ये सारी कन्वर्सेशन कर रहे थे, अचानक से होटल्स के जितने भी रूम थे वहाँ की लाइट फ्लिकर होना स्टार्ट हो गई। जैसे ही ये इंसिडेंट वहाँ पर हुआ, लाइट फ्लिकर होने वाला, दूसरी लड़कियाँ जो दूसरे रूम में थी वो इनके रूम को नॉक करना स्टार्ट करती हैं और अचानक से बोलती है कि तुम लोग क्या कर रही हो, जो भी कर रही हो इस चीज़ को बंद कर दो। काजल और उनकी जो दोस्त थी जो डरी बैठी हुई थी, उन्होंने बोला अरे हम बातें कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, तुम लोग डर क्यों रहे हो, जाओ जाओ अपने कमरे में जाओ। इन्होंने अपने रूम को लॉक कर रखा था और ये चारों पांचों लड़कियाँ इस सिचुएशन में फंस गई थी। इसके बाद क्या हुआ, काजल ने बताया कि धीरे धीरे जैसे हमारे कमरे में एंटिटीज़ फील होना स्टार्ट हो गई थी। काजल इस चीज़ को समझ पा रही थी कि हमारे कमरे में रोशनी बहुत ज़्यादा कम हो गई है क्योंकि रात के 12 बज चुके थे। धीरे धीरे 12 बजने के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटेंस हो रही थी। अचानक से काजल ऑब्जर्व करती है कि जो भावना वहाँ वीजी बोर्ड पर बैठी हुई थी, जो पहले वीजी बोर्ड बनाया हुआ था, उनकी जो फिंगर है वो अचानक से मूव करना स्टार्ट होती है। काजल इस चीज़ पर ध्यान दे रही थी कि भावना को अचानक से क्या हो रहा है। जैसे जैसे काजल भावना की तरफ देख रही थी, काजल ने बताया अक्षय भावना थोड़ी देर में पूरी तरीके से हिलने लग गई, शेक होने लग गई और उन्होंने क्या करा, हिलते हिलते अचानक से काजल का हाथ पकड़ लिया। काजल ने बताया कि अक्षय आप बिलीव नहीं करोगे, भावना इतनी ज़ोर से हिल रही थी कि मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वहाँ पर जो बेड रखा था उसके नीचे जो लोहे के स्टील के जो पाए थे वो मैंने पकड़ लिए ताकि भावना स्टेबल हो पाए, मैं खुद स्टेबल हो पाऊँ। ये लोग इतने डर गए, इतने डर गए, इतने डर गए, इन्होंने क्या करा, वहाँ पर इस माहौल को देखते हुए अपनी सब ने उंगलियाँ उठा ली उस कॉइन के ऊपर से। सब अपने पूजा पाठ में लग गए, सारे अपने जो जो मंत्र जानते थे, जिस जिस भगवान को याद कर सकते थे करने लगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो गई काजल को। काजल ने बताया कि अक्षय मुझे तो कुछ याद ही नहीं था, मैं इतनी ज़्यादा रिलीजियस नहीं थी, मेरे मुंह से बस ओम जय निकल रहा था, ओम जय जगदीश भी मैं नहीं बोल पा रही थी और मैं डरी इस चीज़ से थी कि भावना ने मुझे अभी भी पकड़ा हुआ था और वो बुरी तरीके से हिल रही थी। तो इतने में क्या हुआ, जब सारे अपने पूजा पाठ करने लगे तो काजल के दिमाग में ये आया। काजल ने बताया कि मैं स्लो मोशन में एक एक लड़की का एक्सप्रेशन देख पा रही थी। सब आंख बंद करके अपने पाठ में लग गए, कोई पूजा कर रहा है, कोई आरती कर रहा है। और तभी क्या हुआ, काजल ने देखा कि एक लड़की थी जिसने समझदारी दिखाई, वो अलमीरा की तरफ भागी। उसने अलमीरा का गेट खोला, भगवान की एक तस्वीर उठाई माता जी की और भावना के सीधा वहाँ पर पैरों में रख दी। काजल ने बताया कि जैसे ही वो तस्वीर भावना के पैरों के पास रखी गई, मतलब जैसे आलती पालती मारते हैं, जैसे ही ऊपर रखी गई, भावना ने मेरा हाथ छोड़ा और वो खिसकती हुई सीधा पीछे गई बिना किसी सपोर्ट के। ये हो ही नहीं सकता था। काजल ने अपनी आंखों से देखा कि वो बिना सपोर्ट के खिसकती हुई गई और सीधा गेट पे जाके लगी और गेट पे लगते ही
भावना बेहोश हो गई। वहाँ जितनी भी लड़कियां थी वो बहुत बुरी तरीके से डरी हुई थी। ये जो तूफान का मंजर वहाँ बना हुआ था, किसी को भी समझ नहीं आ रहा था। काजल ने बताया कि अक्षय जैसे ही भावना गेट पे जाके लगी, बेहोश हुई, इतनी जोर से गेट पे आवाज हुई कि जितनी भी लड़कियां थी दूसरे रूम की, वो उठ के हमारे कमरे के बाहर आ गई। हमारे रूम की जितनी भी लड़कियां थी, काजल ने बताया मेरे रूम की लड़कियां सारी उठ के भागी, भावना को उठाया, साइड में बैठाया, दरवाजा खोला तो जितनी भी लड़कियां थी वो सारी ऐसे खड़ी थी जैसे उन्होंने खुद अपने रूम में कोई भूत देख लिया हो। जब वहाँ पर चर्चा का विषय बन गया तो काजल ने बताया कि कुछ नहीं यार, हम यहाँ पे हॉरर स्टोरी डिस्कस कर रहे थे और अचानक से भावना इतनी डर गई कि वो भागी और दरवाजे से टकरा के बेहोश हो गई। जितनी भी लड़कियां थी रूम की, इंक्लूडिंग काजल की खुद की रूममेट, वो भावना को उसके रूम में लेके गई और भावना को वहाँ सुला दिया। काजल ने बताया कि अक्षय, मेरी रूममेट वापस आई और उस रात हम सो ही नहीं पाए, हम डिस्कस ही करते रह गए कि इस रूम में क्या हुआ था। काजल ने बताया कि अक्षय, हमारे कॉलेज में जब ये खबर उड़ गई, ये खबर इस तरीके से उड़ी, काजल ने बताया कि मेरी जो रूममेट थी सबसे पहले उसने मेरा रूम छोड़ दिया। काजल ने बताया कि मैं शुरू से ही नॉन बिलीवर थी और ये सारी चीज़ें जो हुई थी मुझे भूलने में मुश्किल से एक रात लगी। उसके बाद मैं अपने रूम में मस्त रहने लग गई, लेकिन धीरे धीरे हॉस्टल में ये खबरें उड़ने लग गई और इस तरीके से उड़ी कि मेरे हाथ से बाहर निकल गई। इसके बाद काजल ने बताया कि अक्षय, मेरे साथ भी कुछ चीज़ें तो अजीब अजीब सी होने लगी कि हॉस्टल में जब मैं अपने कमरे में पढ़ रही होती थी तो मुझे ऐसा लगता था जैसा पीछे से किसी ने बुलाया और काजल को लगता था उसकी रूममेट आई है कुछ लेने के लिए, बट जब भी वो पीछे मुड़ के देखती तो काजल को रूम में अपने कुछ भी नहीं दिखता था। धीरे धीरे ये चीज़ें बढ़ने लगी, लेकिन आपके इंटरेस्ट के लिए कुछ फ़ोटोज़ मैं आपको दिखा देता हूँ जो इन्होंने क्लिक की थी। जो इनके यूनिवर्सिटी के पास डैम था जहाँ पर बैठ के इन्होंने फ़ोटो क्लिक करवाई थी, अपने पीछे जो जंगल एरिया था वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाई थी और कुछ और एरियाज़ में फ़ोटो क्लिक करवाई थी। तो ये 1997 की फ़ोटोज़ है जो आप प्रूफ के तौर पे अभी देख सकते हो। काजल ने हमें स्टार्टिंग में ही बताया था यूनिवर्सिटी जाने के लिए इन्हें अपने हॉस्टल के नीचे से बस पकड़नी पड़ती थी और बस पकड़ने के लिए थोड़ा पैदल जाना पड़ता था। तो एक दिन क्या हुआ, काजल पैदल पैदल जा रही थी, चौराहे के पास उन्होंने देखा कि चावल पड़े हैं, सिंदूर पड़ा है, कुछ ना कुछ सामान पड़ा है, जिसको सारी लड़कियां इग्नोर करके जा रही थी, लेकिन काजल को बिल्कुल भी डर नहीं लगा। काजल वहाँ से जाने लग रही थी तो एक लड़की ने बोला कि ये टोटका रखा हुआ है, इसे क्रॉस मत करना। काजल ने बड़े प्यार से बोला कि हमने अपने रूम में भूत नहीं बुलाई थी, वो तो कुछ कर नहीं पाई, ये क्या ही करेगा, और काजल उस टोटके के ऊपर से क्रॉस करके उसे चली गई। इसके बाद काजल ने बताया कि जब मैंने उस टोटके को क्रॉस करा तो मैंने फिर भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन काजल ने बताया कि 1-2 दिन बाद की बात है अक्षय, हम शाम को भावना के रूम में पढ़ रहे थे और उसका जो स्टडी टेबल था वो इस तरीके से लगा हुआ था कि उसके ऊपर लाइट थी। तो अचानक से हमें ऐसे लगा पीछे गेट खुला और जब इन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो एक परछाई वहाँ से निकली। इन्हें ऐसा लगा कि कोई लड़की आई थी सामान लेने के लिए, लेकिन वो अपना सामान लेके चली गई, उसने स्पीड से कमरे को बंद कर दिया। काजल ने इसके बाद बताया कि अक्षय, मैं इन सब चीज़ों पे अभी भी ध्यान नहीं दे रही थी, मैं अपने रूम में थी और मैं बैठी हुई थी बेड पे, मेरे पीछे कपड़े पड़े हुए थे। तो मेरी जो एक दोस्त थी वो मेरे रूम में आई, लेकिन मेरे रूम के अंदर उसने कदम नहीं रखा, मेरे गेट के वहाँ पे खड़ी होकर वो स्टडीज़ की बातें करने लगी, पढ़ाई के बारे में पूछने लगी, डिनर के बारे में पूछने लगी। अचानक से वो लड़की, उसने पता नहीं क्या देखा और वो सीधा वहाँ से भागकर सीधा अपने रूम में गई और वहाँ ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई। काजल ने बताया कि मेरे को समझ ही नहीं आया उसने क्या देखा, जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो सब नॉर्मल था। काजल ने बताया कि इस चीज़ को क्लियर करने के लिए मैं उसके रूम में गई, मैंने उससे पूछा कि तूने क्या देखा, तो पहले तो आधे घंटे तक वो रोती ही रही। उसके बाद बताया कि काजल तू उस रूम को छोड़ दे, वो रूम हॉन्टेड है। काजल ने बोला कि तू पहले मुझे ये बता तूने ऐसा देखा क्या जिसकी वजह से तू ऐसा भाग के आई है। तो उस लड़की ने बताया कि जब मैं खड़ी होकर बात कर रही थी, पीछे जो डेंटिस्ट जो लोग वाइट कोट पहनते थे, जो तेरा वाइट कोट रखा हुआ था, अचानक से वो हवा में उड़ा, जैसे उसको पहनने की किसी ने कोशिश की है, और जैसे ही तूने मुड़ के देखा मैं चिल्लाई, वो एकदम से नॉर्मली गिर गया। काजल ने इस चीज़ को भी ये सोचा कि यार कोई भ्रम होगा, क्योंकि मेरे रूम के बारे में इतनी बातें बनी हुई है, तो शायद दूसरी लड़कियाँ है जो बहुत ज़्यादा प्रिटेंड कर रही है इस चीज़ को कि मेरा रूम हॉन्टेड है। काजल ने बताया कि मैं जब सुबह उठती थी ना तो मुझे मेरे हाथ पैरों पर निशान तो मिलते थे, लेकिन दर्द नहीं होता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं कहीं टकरा गई होंगी या मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया होगा जहाँ ब्लड क्लॉट होगा। काजल ने बताया कि मैंने अपने मम्मी से ये चीज़ डिस्कस की, जो चंडीगढ़ में रहती थी, कि मम्मी मेरे हाथ पैर पे ऐसे निशान मिल रहे हैं। तो उन्होंने जाके चंडीगढ़ के किसी अच्छे डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर ने बोला कि ब्लड क्लॉट है, हो जाता है कहीं पर लगने से। इसके बाद कुछ नई चीज़ें काजल की ज़िंदगी में एंट्री लेती है। काजल ने बताया कि अक्षय, मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरे अंदर से मुझे बदबू आ रही है सड़े हुए मांस की। ऐसा लगता है जैसे मैं कितना ही नहा लूँ, कितना ही ब्रश कर लूँ, लेकिन मुझे अपने अंदर से बदबू आने लगती। और इस चीज़ को उन्होंने भावना से डिस्कस भी किया था,
तो भावना ने बोला कि तुझे ऐसा लग रहा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हालांकि ये भावना से ही बात करती थी, लेकिन जब लोग इन्हें भावना को और काजल को आपस में बात करते देखते थे तो लोग और भी ज़्यादा डर जाते थे, तो इन्होंने डिस्टेंस मेंटेन करना स्टार्ट करा। इसके बाद एक बहुत अलग इंसिडेंट हुआ। काजल ने बताया कि जो हमारे आसपास डैम हुआ करता था यूनिवर्सिटी के पास, हम शाम को वहाँ पर घूमने जाते थे। तो काजल ने बताया कि मैं शाम को अपनी दोस्त के साथ घूमने निकली जिसका नाम आशा था। अचानक से मैंने आशा से बोला कि मेरे अंदर से मुझे सड़े हुए मांस की बदबू आ रही है। आशा ने बोला कि तू ठीक तो है, तू ऐसा क्यों बोल रही है? और अचानक से काजल को पता नहीं क्या हुआ। काजल ने बोला कि आप कौन हो? मैंने आपको पहचाना नहीं। आशा ने बोला कि तेरे को क्या हो गया? मैं तेरे बगल वाले कमरों में ही रहती हूँ, तेरी दोस्त हूँ, तू ऐसे कैसे रिएक्ट कर रही है? काजल ने बोला कि मैं आपको नहीं जानती और आप मुझसे दूर रहो, और वो जाके डैम की सीढ़ियों पर बैठ गई। काजल के साथ जो ये चीज़ हुई उस टाइम पर काजल को रियलाइज़ ही नहीं हुआ और आशा इतना डर गई। आशा सीधा काजल जिसे डेट कर रही थी उस टाइम पे, जो आज उनके हस्बैंड हैं, उनके पास भागी। वो भी आसपास ही घूम रहे थे और उन्हें जाके बताया कि ऐसे ऐसे जो है काजल को पता नहीं क्या हो गया, वो किसी को पहचान नहीं पा रही। तो उनके जो अभी के हस्बैंड है, जो उस टाइम पे उनके बॉयफ्रेंड हुआ करते थे, वो अचानक से आके काजल को बोलते कि काजल अगर तुम्हें ठीक नहीं लग रहा तो तुम हॉस्टल में जाके आराम कर लो। सबके सामने काजल चिल्ला के बोलती है कि तुम मुझे बताने वाले कौन होते हो? मैं आराम से यहाँ बैठी हूँ, तसल्ली की सांस ले रही हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? और तुम हो कौन? मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। उस टाइम पर उनके जो बॉयफ्रेंड थे वो बहुत ज़्यादा शॉक हो गए ये सोच के कि ये क्या बोल रही है और मुझसे इस तरीके से बात कर रही है। जो उनके बॉयफ्रेंड थे उन्होंने आशा के साथ मिलके पहले तो काजल को किसी न किसी बहाने हॉस्टल भिजवाया। उसके बाद वो अपने हॉस्टल में आए, जहाँ से उन्होंने काजल की मम्मी को चंडीगढ़ में फ़ोन मिलाया और ये बोला कि आंटी काजल की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ उसके साथ दिक्कत है, मेरे ख्याल से आपको एक बार आना चाहिए और उसे दिखवा लेना चाहिए किसी को। तो इस बात को भी काजल की मम्मी ने बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया, और ये जो सीरियसली नहीं ले रहे थे या आगे जाके चीज़ें और भी वर्स्ट हो गई। काजल ने बताया कि अक्षय भाई, जिस बॉयफ्रेंड की मैं बात कर रही हूँ, ये मेरे घर आते जाते थे, मेरे घर वालों को पता भी था, इसीलिए आज जाके मेरे हस्बैंड बने हैं। काजल की शादी 2002 में हुई थी जब वो यूएस शिफ्ट हो गई थी। काजल ने बताया कि मेरे बॉयफ्रेंड ने फिर दोबारा फ़ोन करा मेरी मम्मी को और ये चीज़ बताई कि आप इस चीज़ को सीरियसली नहीं ले रहे हो, काजल के साथ कोई दिक्कत हुई है हॉस्टल में जो बहुत तेज़ी से फैल रही है बात, लेकिन कोई भी चीज़ का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो पहली बार उनकी मम्मी ने इस चीज़ को सीरियसली लिया, और जब काजल की छुट्टियां पड़ी तो काजल अपने घर पे गई। तो वहाँ पर जाके पता चला कि काजल की जो बॉडी पे निशान आ रहे हैं वो कोई आम बात नहीं है। काजल ने बताया कि अक्षय, मेरे पापा के जो चाचा थे वो एक एस्ट्रोलॉजर थे और उन्होंने सारी बातें तो सुनी, लेकिन जब उन्होंने ये सुना कि मेरे बॉडी पे निशान आ रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा घबरा गए, क्योंकि यही सेम चीज़ उनकी लड़की के साथ हो रही थी। तो काजल के जो पापा के चाचा थे वो बोलते हैं कि पंजाब में एक चावल वाली माता बहुत ज़्यादा फेमस है, जो फ़ोटो और चावल देखकर सब कुछ बता देती है कि हमारे बच्चों के साथ दिक्कत क्या है। तो उस टाइम पर क्या हुआ, जो काजल के पापा के चाचा थे उन्होंने बोला कि मैं अपनी बेटी के लिए तो जा ही रहा हूँ, आप एक काम करो, मुझे काजल की फ़ोटो और कुछ चावल दे दो, मैं वहाँ पर दिखवा के ले आऊँगा। काजल ने बताया कि अक्षय, इस डिस्कशन के बाद मैं तो 2 दिन बाद अपने हॉस्टल में आ गई और हॉस्टल में मेरे साथ ये चीज़ें होने लगी कि मुझे बहुत आवाज़ें आती थी, मुझे ऐसा महसूस होता था कि रूम में कोई है, बार बार ऐसा लगता था कोई आया कोई गया, लेकिन कोई भी रूम में ना आता था ना जाता था, सब डरते थे। लेकिन मेरे साथ ये हादसे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, जहाँ पर मेरी मेमोरी लॉस हो जाती थी। यह चीज़ें इस तरीके से होती थी, मुझे समझ में ही नहीं आती थी। इसके बाद क्या हुआ, हॉस्टल में एक दिन फ़ोन आता है जहाँ पर काजल की मम्मी बोलती है कि बेटा मैं हॉस्टल में आ रही हूँ और तुझे कुछ सामान मंगवाना है तो तू बता दे। काजल ने अपनी रिकॉर्डिंग में बताया कि अक्षय, मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि मम्मी मुझसे मिलने आ रही है, मैंने लिस्ट दी पूरे सामान की, वो सामान लेके आई। और काजल ने बताया कि जब मेरी मम्मी वहाँ पे आई उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बोला कि वैष्णो माता का तुझे पाठ करना है डेली, अभी तू सिर्फ पाठ करेगी और तुझे डेली करना है, कसम दे के चली गई। काजल ने बताया जब मेरी मम्मी चली गई उस शाम पहली बार मैंने वैष्णो माता का पाठ करा और मैं इतनी ज़्यादा डर रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कोई एंटिटी मेरे आगे पीछे घूम रही है। काजल ने बताया कि उस दिन से लेके आज तक मतलब अभी तक जब मैं ये कहानी बता रहा हूँ, उन्होंने एक भी दिन अपना ऐसा नहीं छोड़ा जब वैष्णो माता का पाठ छोड़ा हो। उसके बाद क्या हुआ, काजल की लाइफ में सब कुछ धीरे धीरे नॉर्मल होना स्टार्ट हुआ। तो काजल जब बाद में छुट्टियों में अपने घर गई तो उन्हें पता चला जो चावल वाली माता थी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई उनके बारे में भी और पापा की चाचा की लड़की के बारे में भी, जो काजल की बुआ लगती थी। अब सबसे पहले तो काजल को इंटरेस्ट आया कि मेरी बुआ के साथ क्या हुआ, मतलब जो पापा के चाचा थे उनकी लड़की के साथ क्या हुआ। तो पता चला कि जो बुआ जी थी उनके जो हस्बैंड थे उनकी एक बड़ी बहन थी जो 7-8 साल में ही गुजर गई थी, तब तक उनके हस्बैंड का जन्म भी नहीं हुआ था, बुआ जी के हस्बैंड का। तो जब बुआ जी उस घर में शादी होके गई तो उन्हें इतना प्यार मिला, वो जो आत्मा थी
मतलब जो फूफा जी की बहन थी जो गुजर चुकी थी, उसकी आत्मा इतनी जेलस हो गई थी कि वो जगह जगह उन्हें दिखना शुरू हो गई थी। तो एक्चुअली में बुआ जी के साथ होता क्या था, जो बाद में काजल को पता चला कि बुआ जी क्या करती थी, कहीं भी जाती थी तो वो अचानक से एक लड़की का पीछा करने लग जाती थी, जो लड़की सिर्फ उन्हें दिखती थी। और धीरे धीरे उनको इतनी स्पिरिट्स दिखनी स्टार्ट हो गई कि जो बुआ जी थी उन्हें खुद की मरी हुई बुआ जी एक दिन वॉशरूम में दिखी जब वो नहा रही थी। तो बुआ जी ने इस तरीके से रिएक्ट किया कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, मैं नहा रही हूँ, आपको दिख नहीं रहा। और वो ये भूल गई कि वो मरे हुए किसी इंसान से या औरत से बात कर रही है। जब बुआ जी बाहर निकली तो उन्हें याद आया कि मैंने तो उस औरत से बात करी है जो इस दुनिया में है ही नहीं। और उनकी जो बुआ जी आई थी वो यही बोल रही थी कि मैं तेरे को लेने आई हूँ, तेरा वक्त पूरा हो गया। ये सारी चीज़ें जब काजल के सामने आई तो काजल को 2 मिनट तो भरोसा ही नहीं हुआ कि ये सब चल क्या रहा है, मतलब मेरी ज़िंदगी में ये सब हो क्या रहा है। उसके बाद बताया गया कि बुआ जी को नॉर्मल करने के लिए जो चावल वाली माता थी उन्होंने बताया कि आप जो है बच्ची का पिंड दान करो, उनके नाम का दान करो, कुछ गरीबों को खाना खिलाओ तो जाके उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। लेकिन बुआ जी जो थी वो आज तक उस लड़की को देख पा रही हैं, आज तक। अभी तो वो न्यूजीलैंड मूव हो गई जैसे कि मेरे को बताया गया, लेकिन कितना टाइम ऐसा था जहाँ पर वो लड़की उन्हें दिखती थी। अब बुआ जी उसका पीछा नहीं करती थी, वो लड़की भी तंग नहीं करती थी, लेकिन एक डिस्टेंस पे वो लड़की दिखती थी। इसके बाद आते हैं काजल की कहानी पर। काजल को बताया गया कि बेटा जो चावल वाली माता थी उन्होंने चावल ब्लेस करके जो दिए थे, काजल की मम्मी जब चंडीगढ़ से आई थी तो उन्होंने चावल दिए थे और बोला था वैष्णो माता का पाठ करना और ये चावल के 2-3 दाने तेरे को डेली खाने हैं, जिसकी वजह से काजल की ज़िंदगी बिल्कुल नॉर्मल हुई थी। तो चावल वाली माता ने बताया था कि इन्होंने कुछ छेड़छाड़ करी, कोई एक बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव स्पिरिट थी, ईवल स्पिरिट थी, जिसको इन्होंने कमरे में बुलाया, जिसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में इतना सब कुछ हुआ। ये तो काजल इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं करती थी, बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से डिफेंड करती थी अपने आप को, इसलिए पूरी तरीके से पोजेस नहीं कर पाई वो आत्मा, लेकिन उसने पूरी कोशिश करी जिस वजह से बच्ची के शरीर पर निशान आते थे। अब काजल को ये सारी चीज़ें पता चली तो काजल ने इस चीज़ पर यकीन किया। काजल ने जब ये सारी रिकॉर्डिंग मुझे भेजी तो उसके बाद अगले दिन उनका एक मैसेज आया, जब मेरी उनसे नॉर्मली कन्वर्सेशन हुई थी मैसेज में, क्योंकि हमारा टाइम मैच नहीं करता इंडिया यूएस का। तो उन्होंने बताया कि अक्षय जब मैंने आपको ये रिकॉर्डिंग भेजी थी तो अगले दिन मेरे पैर पर फिर दोबारा वही निशान मिला, जिसकी फ़ोटो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। काजल से जब नॉर्मली मेरी बात हुई, कुछ कन्वर्सेशन मैसेज पे हुआ, तो उन्होंने बताया कि मैं एक चीज़ जो आपको बताना भूल गई कि जो उस आत्मा ने, उस वीजी बोर्ड ने प्रिडिक्शन दिए थे वो सब सच हुए। मतलब कि जैसे कि बताया गया था कि उस लड़की की 2nd ईयर में शादी हो जाएगी, तो उसकी 2nd ईयर में शादी हो गई, लेकिन उसने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट की क्योंकि उसे कनाडा जाना था। तो उनके हस्बैंड का कनाडा का परमानेंट रेसिडेंस था और उस लड़की का वीज़ा आने में टाइम लगा, लेकिन वो 2nd ईयर में उसकी शादी हो गई थी। इसके बाद जो उन्होंने चीज़ बताई वो सबसे ज़्यादा डार्क थी कि भावना की भी शादी 2-3 साल बाद हो गई थी, लेकिन 3-4 साल बाद शादी के भावना ने आत्महत्या कर ली। और आज तक काजल को लगता है कि वो आत्महत्या नहीं थी, मे बी वो जो स्पिरिट थी जो बोल रही थी कि मुझे भावना पसंद आ रही है, वो भावना को स्पिरिट अपने साथ ले गई। लेकिन इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, काजल ने ये अंदाज़ा लगाया क्योंकि भावना इतनी हंसने खेलने वाली लड़की थी कि वो ये ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती थी। काजल ने बताया मैं अपनी ज़िंदगी में अब बिल्कुल ठीक हूँ और जो ये चीज़ें हुई थी मैंने आपके सामने रखी। तो जनता से सिर्फ वो यही रिक्वेस्ट करती है कि किसी भी चीज़ को आमंत्रण ना दें, ऐसे वीजी बोर्ड, आयोजा बोर्ड ना खेलें, ऐसी कोई भी चीज़ ना करें जिसकी वजह से आप किसी भी स्पिरिट को ऐसे तंग कर दो और वो आपके पीछे इस तरीके से लग जाए कि आपकी याददाश्त तक मिटा दे। मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा, भाई ऐसा कुछ मत करो जो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। लड़के लड़कियाँ बहुत ज़्यादा चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, मत करो, प्लीज़ मत करो। आप खुद को तो परेशान करोगे, लेकिन माँ बाप के ऊपर जो चीज़ें बीतेंगी आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि वो किस तरीके से जो है पेरेंट्स को हिला सकती हैं। फ़िलहाल काजल ने बताया कि वो अपने हस्बैंड के साथ सेटल्ड हैं, वही जो उनके बॉयफ्रेंड थे। वो यूएस में है, डेंटिस्ट हैं, बहुत अच्छा अपनी ज़िंदगी में कर रही है, लेकिन अभी तक वो चीज़ों को भूल नहीं पाती। और सोचो हमें रिकॉर्डिंग भेजने के बाद उनके शरीर पर निशान आ गए, ये तो बहुत ही ज़्यादा अनबिलीवेबल था। लेकिन उन्होंने फ़ोटो शेयर की तो मैं इस चीज़ को कैसे नेगलेक्ट कर सकता हूँ। मेरी बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है भाई, ये शमशान में जाना, कब्रिस्तान में जाना, फ़ोटो क्लिक करना, कितने केसेस हमारे पास आ रहे हैं और कितनी ही वीडियोज़ में इस चीज़ को मैं मेंशन करूँगा कि मत किया करो, आप अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। आखिरी में आके मेरी आपसे क्या है रिक्वेस्ट होती है कि जो नए व्यूअर्स हमारे चैनल पे आए हैं, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, क्योंकि जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं मोटिवेशन तो बनता है यार। जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करोगे, बेल नोटिफिकेशन ऑन करोगे, उतना ही हमें अच्छा लगेगा। इसके बाद एक स्पेशल अनाउंसमेंट,
कि हमने अपना पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट किया है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, और भाई आप उसके सदस्य बन सकते हो। गेस्ट के साथ हम सब्सक्राइबर को भी बुला रहे हैं। उसकी प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो धमाकेदार पॉडकास्ट आ रहे हैं, सब्सक्राइबर आके खुद बताते कि हमारे साथ क्या क्या बीत रही है, प्रूफ देते हैं। लेकिन अगर आप भी आना चाहें तो प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे जो आपको नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दो, नीचे मेंशन कर दो कि अक्षय भाई हम भी पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, दिल्ली में सेंटर है, टीम एक बार रिव्यू करेगी, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा जनता जनार्दन के सामने। आप अपना पूरा रियल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ और आप चाहते कि मैं अपनी आवाज़ में नैरेट करूँ तो सेम प्रक्रिया है। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, पूरा रिकॉर्ड करके भेज दीजिए व्हाट्सएप पे और मेंशन कर दीजिए भाई आप नैरेट करो अपनी आवाज़ में। जिस तरीके से इंस्टाग्राम यूट्यूब को प्यार दे रहे इसी तरीके से आपको फेसबुक को देना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके फॉलो कर लीजिए। और भाई अब तो हमने इतने चैनल स्टार्ट किया आपके एंटरटेनमेंट के लिए, जहाँ पर हम चाहते हैं कि हॉरर में सिर्फ हम छाए रहें, लेकिन आपका सपोर्ट ज़रूरी है। क्लिप्स का चैनल अलग है, पॉडकास्ट का अलग है, मेन स्टोरीज का अलग है, शॉर्ट्स का अलग है, जाके सबको सब्सक्राइब कर लो। आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और आखिरी में आके ये कहूँगा जितना ज़्यादा हो सके माँ बाप से प्यार करो, क्योंकि आखिरी में माँ बाप ही आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकाल के ला रहे हैं। बस ये मत पूछना कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। बात करते हुए देखा कि तेरी चेयर पे एक बाइट कोट पड़ा है, वो अपने आप हवा में उठा जैसे किसी ने पहनने की कोशिश की, और जैसे मेरी नजर वहां पे गई तो वो गिर गया। अपनी फ्रेंड को ये बोलना शुरू किया, मुझे ऐसे लगता है कि मुझे अपने अंदर से स्मेल आ रही है।